आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष का जो करंट अफेयर्स है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो का एग्ज़ाम है वो आपका 26 से 27 जून में होने वाला है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ये पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2023-2024 के बारे में। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। विकास को गति प्रदान करने व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में 147,617.29 करोड़ पूंजीगत परिव्यय के रूप में रखे गए हैं, जो बजट में प्रस्तावित 6,90242.43 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 21% है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो पूंजीगत परिव्यय है आपका वह 147,617.29 है करोड़ है, और जो कि आपका जो टोटल बजट अनाउंस किया गया है ये आपका ध्यान में रखना है, क्योंकि टोटल बजट पूछ लिया जाता है। तो टोटल बजट आपका 6.90 आप लगभग इसको अप्रॉक्सीमेट कंसीडर कर सकते हैं, और इसका जो है 21% है ये, ठीक है। पूंजीगत जो है परिव्यय केंद्रीय परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशियां बजट में आवंटित की गई हैं। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए एक वायदे को पूरा करते हुए निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिलों में 100% के छूट किसानों को उपलब्ध कराने की घोषणा जहां बजट में की गई है, वहीं उज्ज्वला योजना की 1074 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए 3047 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना को गति देने तथा संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए बजट में 721.96 करोड़ की 280 योजनाएं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में सरकार का कुल व्यय जो है वो है आपका 69024.43 करोड़ प्रस्तावित है, जबकि कुल जो प्राप्तियां हैं वो आपका है 683,292.74 करोड़ अनुमानित है। इसमें से 570,865.66 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां तथा 112,427.08 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां यहाँ पर शामिल हैं। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो अंश है वो है 445,871.59 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व का जो अंश है वो है 124,994.07 करोड़ शामिल है। रुपये 445,871.59 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का जो कर राजस्व है वो रुपये 262,634 करोड़ तथा केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो है 183,237.59 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट आपका 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल जो व्यय है वो 690,242.43 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये याद रखना आपको ये पूरी डिजिट, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बजट कितना है, ठीक है। इसमें से 502,354.01 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा 187,888.42 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। प्राप्तियां एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2023-24 में रुपये 68,511.68 करोड़ की राजस्व बचत यहाँ होगी। वहीं राजकोषीय घाटा रुपये 84,883.16 करोड़ का अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP का 3.48% है। तो यहाँ पर राजकोषीय जो घाटा है जो आपको यहाँ पर कितना इसमें बताया गया है, तो जो राजकोषीय घाटा बताया गया है आपका वो बताया गया है 3.48%। तो ये आपको याद रखना है 3.84% राजस्व घाटा। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक लिस्ट बनाकर दे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं वॉच करके। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे समेकित निधि की प्राप्तियां कुल प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949.69 करोड़ का बजट घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 5500 करोड़ की शुद्ध प्राप्तियों के पश्चात 2023-24 में समस्त लेन देन का शुद्ध परिमाण रुपये 1449.69 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुमानित किया गया है। प्रारंभिक शेष रुपये 37,407.11 करोड़ का हिसाब से लेते हुए 2023-24
में अंतिम शेष 35 यानी 35,957.42 करोड़ का होना अनुमानित किया गया है। कर प्राप्तियां यहाँ पर देख लेते हैं। 2023-24 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी स्टेट जीएसटी तथा वैट से ये आपका हो जाता है 1,50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो यानी जीएसटी से जो आपको यहाँ पर राजस्व मिला है वो मिला है 1,50,000 करोड़ रुपए। आबकारी शुल्क से जो रुपया मिला वो 58,000 करोड़ रुपए। स्टाम्प एवं पंजीकरण से आपको 34,566 रुपये तथा वाहन कर से 12,672 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान बजट में लगाया गया है। नेक्स्ट है, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है 8% से अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो देश की हमारी जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 8% के आसपास यहाँ पर उत्तर प्रदेश का योगदान है। उन्होंने बताया कि 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास की दर से अधिक रही। यानी कि जो हमारा जीएसडीपी है उसमें जो ग्रोथ रेट दर्ज की गई वो 6.8% की रही, जो कि देश का जो आर्थिक विकास है उससे काफ़ी ज़्यादा रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अगर ये अनुमानित किया जाए कि कितना यहाँ पर जीएसडीपी रहने की अनुमान है, तो ये आपका 19% अनुमानित है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले 6.8% रही 2021-22 में 21-22 में, और 23-24 में 19% रहने का अनुमान है। 2017 से पूर्व प्रदेश में बेरोजगारी की दर 14.4% थी, जो वर्तमान में घटकर 4.2% रहेगी। तो ये कुछ आंकड़े मुझे सरकारी आंकड़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहले बेरोजगारी दर थी वो थी 4.4%, जो वर्तमान में घटकर 4.2% रह गई है। तो पहले 14.4% थी यानी 14.4% थी, जो कि वर्तमान में घटकर 4.2% रह गई है। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जीडीपी में 28.11% था। 2020-21 की बात चल रही है तो उसमें 28.11% था, जो वर्ष 2021-22 में जो बढ़कर है वो 28.44% हो गया। तो यहाँ पर बताना है आपको जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा है जीएसडीपी में वो पहले था 28.11%, जो कि वर्ष 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया है। द्वितीय क्षेत्र के अगर योगदान की बात करते हैं तो ये 2020-21 में 24.61% हो गया है। ठीक है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ ही दिन पूर्व 10 से 12 फरवरी 2023 को संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपलब्धियों के संबंध में उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि इस समिट में 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने हज़ार? 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया और 33.50 लाख करोड़ के निवेश के 9,000 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निवेश यहाँ पर मिला है। 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के 9,000 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें 16% नवीनीकरण ऊर्जा में, 12% इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, 11% औद्योगिक पार्क, 9% शिक्षा तथा 9% हस्ताक्षर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निवेश के लिए किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर निवेश प्राप्त हुआ किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो वो नवीनीकरण ऊर्जा में, जो कि 16% है। दूसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 12% रहा है। तीसरे नंबर पर आपका आता है औद्योगिक पार्क में 11%, और फिर 9% के हिसाब से शिक्षा और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निवेश मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ मार्क दिया गया है कि रुपया आता है 2023-24 बजट में। तो देखिए स्वयं के मतलब कह सकते हैं कि अगर हम मान लें 100%, तो सरकार को जो राजस्व मिलता है तो किस जगह से कितना प्राप्त होता है। तो स्वयं का जो कर राजस्व उससे सरकार को 38.8% की इनकम होती है। केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है वो 27% है। केंद्र सरकार से सहायता जो मिलती है, अनुदान जो मिलता है वो आपका 14.9% है। लोक ऋण जो मिलता है 14.6%, करेत्तर राजस्व जो मिलता है 3.5%, लोक लेखा शुद्ध जो है 0.8%, और ऋण और अग्रिम वर्ष की वसूली जो है 0.4%। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो खर्च कहाँ कहाँ पर कितना होता है, तो ये तो हो गई हमें राजस्व प्राप्तियाँ जो कि जहाँ से मिलती है। सबसे ज़्यादा आपका सरकार जो स्टेट सरकार का जो राजस्व है वहाँ से उसे मिलता है 38.8%। फिर उसके बाद केंद्रीय राज्यों में जो केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है वहाँ से आपको 27% मिल जाता है। तो पहले और दूसरे नंबर पर यही आ जाते हैं। अब खर्च कहाँ पर कितना होता है, तो पूंजीगत परिव्यय में 21.7% खर्च होता है। तो यानी कि जो आपको जितना मिलता है तो आप खर्च होता है पूंजीगत परिव्यय में 21.7%, और अन्य राजस्व व्यय में 13.3%, वेतन सरकारी कर्मचारी में 12.7%, पेंशन में 12.1%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं 11.7%, सहायता अनुदान 9.2%, और ब्याज जो है वो 7.4%, सब्सिडी पर 3.9% खर्चा होता है। स्थानीय निकायों को समुन्देशन जो है 3.5% जाता है। ऋणों का प्रतिपादन होता है 3.1% होता है, और ऋण अग्रिम जो होता है वो 1.4% आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बालिकाओं के लिए संचालित कन्या सुमंगला योजना को, जिसके तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 से लाभान्वित किया जा रहा है, जारी रखने की घोषणा 2023-24 के बजट में 1,050 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कन्या सुमंगला योजना को जारी रखने के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है वो 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण की योजना जारी 2023-24 के लिए बजट में 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो आपको स्मार्टफोन और टैबलेट मिल रहे हैं जो ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं उनको, तो ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आपको मिलते हैं और इसमें जो बजट में प्रावधान किया गया है तो 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट है श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंडल में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के हेतु 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर, तो ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर योजना की व्यवस्था प्रस्तावित है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये 1000 एकड़ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। ठीक है, मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्ताव है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मेरठ में वो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और इसके लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया 300 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला जो कि 2025 में होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो 2025 में कुंभ मेला होने वाला है और इसकी तैयारी के लिए कितना करोड़, तो 25 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट है आने वाले वर्षों में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट व 16 घरेलू एयरपोर्ट सहित कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। 4 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का बजट में प्रस्ताव है। इनमें विंध्याचल मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पातेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शामिल है। चारों के लिए 50-50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को मिला जीआई टैग। तो ये ध्यान रखना है कि कितने उत्पादों को जीआई टैग अभी हाल ही मिला है, 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। केंद्र सरकार की जीआई प्रमाणन रजिस्ट्री ने 31 मार्च 2023 को देश के 33 उत्पादों का जीआई प्रमाणन पत्र किया है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के 10 क्षेत्रीय उत्पाद शामिल हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें वाराणसी के उत्पाद भी शामिल हैं। जीआई प्रमाण पत्र लिस्ट के अनुसार नए जोड़े गए उत्पादों में अलीगढ़ बखरिया पीतल के बर्तन, अलीगढ़ ताला, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना कास्ट शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला और हाथरस की हींग यहाँ पर शामिल की गई हैं। जीआई टैग प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही रामनगर भाटा बैंगन और वाराणसी के पड़ोसी जिले चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के 20 उत्पादों सहित यूपी के कुल 45 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही जीआई प्रमाण पत्र अभी तक 441 भारतीय उत्पादों और 34 विदेशी उत्पादों को दिया जा चुका है। ठीक है, इससे पहले वाराणसी के कई उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, जिसमें बनारस ब्रोकेट और साड़ियाँ, बनारसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, बनारस मेटल रिपोसे शिल्प, बनारसी ग्लास बीड्स आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है जीआई एक्सपर्ट्स के मुताबिक तिरंगी बर्फी, बनारस का लाल पेड़ा, बनारसी ठंडई और बनारस का लाल भरवा मिर्चा तथा चिरई गांव के करौंदा को भी लिस्ट में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना के तहत क्षेत्रीय उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया, जिसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन व्यापार के अवसरों को पता लगाने और साझेदारी बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, थिंक टैंक और विश्व के नेताओं को एक साथ लाता है। इसमें 41 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी और 10 भागीदार देशों के राजनयिकों के साथ 9 कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। स्थानीय व्यवसायियों और उद्यमियों को आकर्षित करने के
पहली बार जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन भी इस अवसर पर आयोजित किए गए। जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करने वाला बाराबंकी पहला जिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस शिखर सम्मेलन में प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। साथ ही 19,000 से अधिक के ओनू पर हस्ताक्षर भी हैं। कुल निवेश प्रस्ताव का सर्वाधिक 27% गौतम बुद्ध नगर को मिला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो निवेश इसमें मिला है वो गौतम बुद्ध नगर को मिला है 27%। आगरा को इसके बाद 8% मिला है, गाजिया को 3.66% मिला है और अलीगढ़ को 1.65% प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक जो निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं उसमें नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र है, जिसको 4,47,310 करोड़ का निवेश मिला है। इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना को 3,85,798 करोड़ का, औद्योगिक पार्क को 3,28,076 करोड़ और अवसंरचना 1,97,555 करोड़ रुपये तथा उच्च शिक्षा को 2,57,922 करोड़ रुपये शामिल हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, हरदोई में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री है वो हरदोई में स्थापित की गई है। तो हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि जो हरदोई का संडीला औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से 37 एकड़ में बनी बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने हाल ही में वर्चुअल लोकार्पण किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैक्ट्री से लगभग 1200 कर्मियों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है, हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में ये फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ से अधिक जमीन पर पीपीपी मॉडल के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 17 मार्च 2023 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसमें संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क भी शामिल है। इस परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके जरिए 10,000 करोड़ के निवेश होने की संभावना है और इस पार्क में लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष रोजगार सृजित किए जाएंगे। लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1,033 एकड़ जमीन पर इस पार्क को बनाया जाएगा। इसमें हरदोई और लखनऊ की सीमा पर स्थित आंटगढ़ी, सौरा, अटारी, दानखेड़ा, विशनपुर, जिंदाना, पारा भद्राही, सालेहनगर और शाहमऊ गांव तथा मलिहाबाद तहसील की जमीन ली जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पार्क को धरातल पर उतारने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग को इसके लिए 1,033 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2023 में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देश के पहले रोपवे का वाराणसी में शिलान्यास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो देश का पहला रोपवे है उसका बनारसी में शिलान्यास किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च 2023 को बनारस में देश के पहले पब्लिक रोपवे अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे के आधार शिला रखी। इस रोपवे के निर्माण से जनता को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। इस रोपवे पर कुल 5 स्टेशन कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया होंगे। HAM हाइब्रिड एनुअल मॉडल पर इस योजना को 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इसमें 218 केबल तार लगेंगी। एक केबल कार में 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस ग्रुप पर कुल 644 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी वर्थोलेट कर रही है। नेक्स्ट है, विश्व भारती सम्मान, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरदत्त शर्मा को 29 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत शर्मा को अंगवस्त्र और 5,01,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। तो विश्व भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो ये हरदत्त शर्मा को प्रदान किया गया है, जो कि आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश खेल सम्मान, तो इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21। तो वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला। आगे बढ़ते हैं, हैंडबॉल में नेहा कश्यप मेरठ वुशु को,
2020-21-22 के सामान्य वर्ग में मनीष भाटी, गौतम बुद्ध नगर वुशु में वेटरन वर्ग में मेरठ की तरुणा शर्मा जूडो को सम्मानित किया गया। लक्ष्मण पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में लखनऊ के मोहित यादव, वेटरन वर्ग में राहुल सिंह वाराणसी हॉकी और जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती को सम्मानित किया गया। वर्ष 2021-22 के वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ गोरखपुर हॉकी, राधेश्याम सिंह आजमगढ़ एथलेटिक्स में सम्मानित किया गया। 2021-22 की दिव्यांगजन श्रेणी सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेके चिकारा मेरठ तीरंदाजी और दीपेंद्र सिंह संभल शूटिंग। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा के साथ साथ तथा महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ साथ 3.1 लाख रुपए 3.11 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है अयोध्या ग्रीन फील्ड टाउनशिप, तो ये इंपॉर्टेंट है। 29 दिसंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 दिसंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी जो है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है उस गुजरात सरकार का जो साबरमती के तर्ज पर अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने का निर्णय लिया है और ये योजना 1438 एकड़ क्षेत्रफल में बनाई जाएगी। अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप की इस योजना को पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में बसाने की योजना है, जिसके लिए 487 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। वैदिक सिटी की परियोजना का मानक अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर तय होगा। नव्य अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाईवे के किनारे स्थित ग्राम सभा साहनवाजपुर एवं मांझा बरहटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना वैदिक सिटी में कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं और इसके लिए स्टैंडर्ड मानक भी निर्धारित किया गया है। यूपी सरकार द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में परिवारों को एक व्यापक डेटाबेस भी तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश खेल नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, पूरी डिटेल में खेल नीति हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। इसके प्रमुख बिंदु क्या है वो देखेंगे। तो नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसी की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन किए जाने की बात की जा रही है तथा निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं खेल नीति के बारे में और डिटेल में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का जो समय होगा वो आपका शारीरिक शिक्षा या योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपीपी के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसमें तैयार किए जाने हैं। साथ ही 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। तो 14 सेंटर एक्सीलेंस सेंटर और साथ में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, नई नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशंस व खेल अकादमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इसमें लाभ होगा। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से ये एसोसिएशंस और अकादमियाँ अवस्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा तथा प्रशिक्षण कैंप, प्रशिक्षकों आदि का संचालन किया जाएगा। खेल नीति को लागू हो जाने से देश एवं राज्य के खिलाड़ी खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य प्रबंधकों, प्रशासकों, संचालन कर्मियों का एक पूल तैयार करने में मदद मिलेगी। खेल विश्वविद्यालय में खेलों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे। खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए खेल संघों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी तथा सेवा प्रदाताओं में वृद्धि होगी। राज्य में खेलों के 10 करोड़ रुपये से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, एक राज्य खेल विकास कोष भी बनाया जाएगा जो 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी तथा विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक आदि उपलब्ध होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। ठीक है।
एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी। तो एकलव्य क्रीड़ा कोष जो बनाया जाएगा उससे यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि इसमें ट्रेनिंग करने समय जो खिलाड़ियों को चोट लगती है उनका जो इलाज करवाना है उससे यहाँ पर धन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। पहली श्रेणी में ग्रास रूट जमीन स्तर के खिलाड़ी होंगे, इन्हें शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी जो होगी वो डेवलपमेंट की होगी, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी को खोजकर इन्हें भविष्य के लिए खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरी श्रेणी जो होगी इसमें होंगे एथलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे। ये वे खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम, ओपन जिम निर्माण संचालन प्रबंध के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूज। तो नोएडा में जुड़वा उपग्रह शहरों में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में वाणिज्यिक शहरों में यातायात भार को कम करने के लिए एक खाका तैयार किया है। ठीक है, इसी क्रम में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो चुका है और यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 से 8 लेन का बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? नोएडा में। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के ऊपर एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा जिससे दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सके। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। नेक्स्ट है, मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। तो मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की जा रही है। 20 नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने जाने की घोषणा की है। यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटन वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को जाने की अनुमति होगी। इस क्षेत्र के कुल 252 जलाशयों और 54 वनों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे क्षेत्र को 4 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक के तहत 8 प्रमुख शहरों में से 2 को शामिल किया गया है। इसमें परिक्रमा पथ नामक छोटे सर्किट बनाना भी प्रस्तावित है, जहां तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर जा सकते हैं। ये तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक मिनी बसों का भी प्रावधान किया गया है। शुद्ध शून्य कार्बन, तो यहाँ पर इसका जो रखा गया है इसका जो डेट कब तक रखा गया है होने का, तो ये 2041 रखा गया है मथुरा और वृंदावन के लिए, ध्यान रखना आपका 2041। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण हटाने से होती है। भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य करने का वादा किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत का जो टारगेट है शून्य कार्बन उत्सर्जन का वो है 2070, लेकिन मथुरा वृंदावन को 2041 तक जो है आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कार्यक्रम शुरू, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, वैसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को राज्य में पारंपरिक शिल्प के पुनरुद्धार में मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। अब इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को उम्मीद है कि ODOS कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा। ODOS में 14 खेलों में चुनाव किया गया है, जिसमें शामिल हैं टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जूडो, लाल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, तैराकी, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, शूटिंग और कबड्डी। आगे बढ़ते हैं। तो ODOS के तहत यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी और जिलेवार ही खेल विशिष्ट प्रतिभाओं को खोजने और उनके कौशल को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ODOS एक नज़र में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि जिन खेल में एक या दो ही शहर शामिल हैं, एक ही दो ही डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, उनको ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, तो उनको ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत है। फिलहाल देख सारे लेते हैं। एथलेटिक्स सबसे लेते हैं कुश्ती में, तो कुश्ती में हो जाएगा वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपुर, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज। एथलेटिक्स की अगर बात करते हैं तो मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर। हॉकी के लिए देखते हैं तो प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर और गाजियाबाद। टेबल टेनिस में आगरा एंड कानपुर, तो ध्यान रखना है इसमें 2
वही हैं, तो इसको ध्यान रखना। टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर, बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, बैडमिंटन की अगर बात करें तो अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, भारोत्तोलन में मिर्जापुर और बिजनौर, मुक्केबाजी में बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी में सोनभद्र ललितपुर, फुटबॉल में हाथरस, तैराकी में पीलीभीत, शूटिंग में बांदा, कबड्डी में कन्नौज और लाल टेनिस में प्रयागराज। तो बहुत लाल टेनिस प्रयागराज पूछा भी है कई बार, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य को केंद्र की मंजूरी। तो ध्यान रखना है कि 23 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व TIR को मंजूरी दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। क्या? तराई हाथी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार विभाग में 24 अप्रैल 2022 में प्रस्ताव तैयार किया था और इसे 11 अक्टूबर को केंद्र को भेज दिया था। TIR के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजातियों बाघ, एक सींग वाला गेंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा हाथी रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन प्रयाग के कुछ हिस्से शामिल होंगे। तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिए, क्योंकि यह भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, जहाँ हाथियों की सीमा पार आवाजाही एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। केंद्र हाथी परियोजना के तहत सभी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा जो मानव हाथी संघर्षों को संभालने में मदद करेगा। दुधवा में हाथी अभ्यारण्य की स्थापना से उनके संरक्षण के बाद हाथी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस परियोजना के तहत प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता का उपयोग दुधवा के शिविर में मौजूद हाथियों के प्रबंधन में किया जाएगा और मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं जो वर्तमान में राज्य पर निर्भर है को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दुधवा टाइगर रिजर्व दशकों से विभिन्न घरेलू और सीमा पार गलियारों के माध्यम से जंगली हाथियों को आकर्षित कर रहा है, जिसमें बसंत दुधवा, लाल झड़ी नेपाल, सथियाना और शुक्ला फांटा नेपाल, ढाका पीलीभीत दुधवा बफर जोन कॉरिडोर शामिल हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट हाथी के तहत तराई हाथी रिजर्व इन गलियारों को पुनर्जीवित करने या बहाल करने में मदद करेगा जो खराब हो गए हैं। 2022 में प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो 1992 में शुरू हुआ था, भारत सरकार ने TER सहित भारत में 3 एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है। अन्य 2 छत्तीसगढ़ में लेमूर ER 31वां और तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई ER 32वां है। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञातव्य है कि जब हाथी संरक्षण प्रदेश से संबंधित पारिस्थितिकी पर जोर देता है तो वहीं बाघ संरक्षण संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा में निहित है। भारतीय हाथी एलिफेंट मैक्सिमस मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यह वनस्पति और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची में वन में शामिल है। भारत सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना CSS के रूप में पेश किया, जो इस प्रकार है। हाथियों तथा उनके आवास और गलियारों की रक्षा के लिए, मानव पर संघर्ष के मुद्दों का समाधान करने के लिए, बंदी हाथियों के कल्याण के लिए। हाथी रिजर्व परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों UT आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। अगस्त 2022 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने विश्व हाथी दिवस 2022 12 अगस्त के अवसर पर अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को तिरुनेवेली और कन्याकुमारी जिले के अगस्त्यमलाई में एक 119,748.26 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के साथ अपने 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया, जो देश का 32वां हाथी रिजर्व है। भारत का 53वां एवं उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व होगा और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर का टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। यह राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है तथा दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य में 4था टाइगर रिजर्व है। 3 यहाँ पर पहले थे, एक दुधवा था, दूसरा पीलीभीत था, तीसरा अमनगढ़ था। अब ये 4था आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश का 4था होगा, लेकिन भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 529.36 करोड़ वर्ग किलोमीटर 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला 230.32 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 299.05 किलोमीटर बफर जोन। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं
क्षेत्र तथा नया टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये जो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, आपका जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है, तो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर अक्सर पन्ना टाइगर रिजर्व से टाइगर आ जाते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप पाए जाते हैं। भारत में बाघों की हालिया गिनती 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2967 बाघ है, इसमें से 173 उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये पुराना थोड़ा डेटा है, अब 3167 हो गए हैं बाघ, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इससे पहले योगी मंत्रिमंडल ने 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्यानखल में बाघ अभयारण्य बनने को मंजूरी दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। इससे पहले राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट में ये आपका यहाँ पर रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की ओर से रानीपुर टाइगर कन्वेंशन फाउंडेशन की स्थापना का भी निर्माण किया गया है। इसके संचालन के लिए एक मुश्त 50 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था और रानीपुर बाघ अभयारण्य के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। रानीपुर बाघ अभयारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत आ जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व प्रदेश का चौथा और बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व है। जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से यूपी देश में शीर्ष स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में प्रदेश का सहारनपुर देश में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये हर घर जल योजना में सबसे पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर बुलंदशहर और तीसरे स्थान पर बरेली है। एक महीने में 25% कनेक्शन देकर कीर्तिमान बनाने में प्रदेश के जो 4 जिले शामिल हैं, उनमें से इन 3 के अलावा मिर्जापुर शामिल है। तो 4 कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाता है यहाँ पर सहारनपुर, दूसरा बुलंदशहर, तीसरा बरेली, चौथा मिर्जापुर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। देश भर के जिलों की रैंकिंग में यूपी ने शीर्ष पर रहने का कीर्तिमान बनाया है। यहाँ पर जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर देश में सबसे आगे सहारनपुर है। यहाँ एक महीने में 28,419 नल कनेक्शन दिए गए हैं। बुलंदशहर ने 6,57,180 अंक के साथ दूसरा स्थान और बरेली ने 6,19,114 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बुलंदशहर ने 21,260 नल कनेक्शन और बरेली ने 22,222 नल कनेक्शन दिए हैं। वहीं एक महीने में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले जिलों में सहारनपुर पहले, मिर्जापुर दूसरे, बुलंदशहर तीसरे स्थान पर है। मिर्जापुर को 6,50,000 अंक मिले हैं। दिसंबर तक बुंदेलखंड में 90% से अधिक नल कनेक्शन देने का काम तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। जल जीवन सर्वेक्षण की 5 श्रेणियों में एक माह में 60% नल कनेक्शन देने वाला जिलों सबसे आगे, 75 से 100% तक नल कनेक्शन देने वाले जिलों को उच्च कोटि उपलब्धि, 50% से 75% तक कनेक्शन देने वाले जिलों को अच्छे प्रदर्शन और 25% कनेक्शन देने वाले को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काला नमक चावल की 2 किस्मों का सफल परीक्षण। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। काला नमक चावल की 2 किस्में पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है, जिनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह किस्म मूल बौद्ध काल 600 ईस्वी पूर्व में खेती में है। इसे भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोग मिले उपहार माना जाता है। यह नेपाल के हिमालयी तराई, कपिलवस्तु और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, जहाँ इसे सुगंधित काला मोती के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में काला नमक चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भू उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75% की रियायत प्रदान की जाएगी। विकास शुल्क में 75% की छूट प्रदान की जाएगी। एकल भंडारण सुविधा को 60% के ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। बैंक एंड सहायता के तहत प्रदेश में कहीं भी उक्त सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। लॉजिस्टिक परिक्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष की अवधि है तो 100% की दर से छूट प्रदान की जाएगी। परियोजना को अधिकतम 5 लाख रुपए की सीमा के अधीन भुगतान की गई गुणवत्ता प्रमाण लागत की 50% की आपूर्ति की जाएगी। यूपी में वेयर हाउस लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर सरकार कई तरह की सुविधाएं देगी। इसके तहत निवेशकों को पात्र परियोजनाओं को छूट व रियायतें परियोजना का वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने से पूर्व मिलनी शुरू हो जाएंगी। वेयर हाउस साइलोज एंड कोल्ड चेन सुविधा के विकास के लिए फ्रंट एंड उत्पादन
के तहत बुंदेलखंड, पूर्वांचल में पश्चिमांचल, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद को छोड़कर वे 75% की दर से तथा गौतम बुद्ध गाजियाबाद में 50% की दर से स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट आता है अमृत सरोवर निर्माण में यूपी शीर्ष पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर है, 4,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार मिशन कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर और राजस्थान चौथे तथा तमिलनाडु पांचवें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी 256 अमृत सरोवर का निर्माण करके पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गोरखपुर और प्रतापगढ़ ने 244 और 231 के साथ दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पर सहारनपुर किसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? हर घर नल कनेक्शन में। और यहाँ पर अगर तालाब बनाने की बात करते हैं तो इसमें लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य जहाँ अमृत सरोवर का विकास कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है, जिसमें कुल 1.2 लाख अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे, जो देश में सर्वाधिक हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे। लखीमपुर खीरी में 315 में से 256 अमृत सरोवर का काम पूरा हो चुका है, जबकि 25 का कार्य निर्माण चल रहा है। इसी तरह गोरखपुर में 312 अमृत सरोवर बनने हैं, जिसमें 244 का काम पूरा हो चुका है, 18 पर काम चल रहा है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 242 बने हैं, जिसमें 231 जिलों का निर्माण हो चुका है और बाकी पर काम चल रहा है। मिशन के प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य के 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे समय से पहले पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022-27 का मसौदा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022-27। तो उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022-27 के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। मसौदे के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ईवी में परिवर्तित किया जाएगा। उनके संचालन के लिए हरित मार्ग चिन्हित किए जाएंगे। इन मार्गों पर ई बस का संचालन किया जाएगा। 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को ईवी में बदला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। पॉलिसी के अनुसार शहरों में 9 किलोमीटर की परिधि में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। एक्सप्रेस वे पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहरों में पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सरकारी भवनों, वाणिज्यिक भवनों, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान, शॉपिंग मॉल के साथ चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 साल की लीज पर भूमि ली जाएगी। पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन पर 20% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपए दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को ईवी व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्हीकल एडवांस भी दिया जाएगा। ईवी को प्रमोट करने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान चलाया जाएगा। गो इलेक्ट्रिक अभियान इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चलाया जाएगा, ध्यान में रखना है। ईवी पॉलिसी के दायरे में इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी सप्लाई उपकरण, ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑन बोर्ड चार्जर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आएंगे। नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ बैटरी निर्माण, चार्जर और उपकरण निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए निजी निवेश आमंत्रित किया जाएगा। इस नीति से 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय एम्पावर्ड कमेटी का यहाँ पर गठन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक साल तक 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फैक्ट्री कीमत पर 15% अधिकतम 5,000 रुपये की छूट दी जाएगी। पहले 2 लाख वाहनों को छूट मिलेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 3 पहिया जो वाहन होंगे इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप खरीदते हैं तो 15% आपको छूट दी जाएगी, अधिकतम 12,000 रुपये की छूट मिलेगी और पहले 50,000 वाहनों को ये छूट मिलेगी। इसके अलावा 60 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया है। 4 पहिया वाहन अगर आप खरीदते हैं तो 15% छूट मिल सकती है, अधिकतम 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी और इसमें 25,000 वाहनों को पहले यहाँ पर छूट दी जाएगी। 250 करोड़ का इसके लिए बजट दिया गया है। ई बस की खरीद पर 15% यानी 20 लाख तक अधिकतम छूट मिल सकती है और 400 बसों तक छूट देने के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। तो 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले की उरई तहसील की कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? जालौन जिले की उरई तहसील की कैथरी गांव में यहाँ पर इसका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, ध्यान में रखना है कितनी है? 296, और यह 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालना, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस कहाँ से होकर गुजरता है? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला फरवरी 2020 में रखी गई थी। एक्सप्रेसवे का कार्य 28 महीने के भीतर पूर्ण कर लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से NH-35 से इटावा जिले के कुदरेल गांव तक है, जो अंत में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जुड़ जाता है।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार 2021 देख लेते हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कारों की घोषणा 2 अगस्त 2022 को की गई। इसमें संस्थान का सर्वोच्च 8 लाख रुपए का भारतीय पुरस्कार दिल्ली के साहित्यकार डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रमानाथ त्रिपाठी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हरदत्त शर्मा को हमने बताया था कौन सा पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार दिया गया था, जो संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, संस्थान के 5-5 लाख के पुरस्कारों में हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान, ठीक है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान शामिल हैं। प्रमुख पुरस्कारों की सूची यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत भारती सम्मान जो दिया गया है वो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, दिल्ली प्रशस्ति पत्र व गंगा की प्रतिमा के साथ 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। ध्यान रखना, वहाँ पर विश्व भारती की बात चल रही थी, यहाँ पर भारत भारती की बात चल रही है, जो कि रमानाथ त्रिपाठी को दिया जाएगा। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र को दिया जाएगा, जो कि देहरादून से हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को दिया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर रामशरण गौड़ को दिया जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध नगर से हैं। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को दिया जाएगा, जो कि लखनऊ से हैं। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया जाएगा, जो कि हरियाणा से हैं। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य सम्मान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास को दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश से हैं। उपयुक्त पुरस्कारों के तहत प्रशस्ति पत्र गंगा की प्रतिमा के साथ 5-5 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। लोकभूषण सम्मान 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, यानी 2.5 लाख रुपए डॉक्टर महेंद्र भानावत राजस्थान, और कला भूषण सम्मान 2,50,000 रुपए सुधांशु चतुर्वेदी दिल्ली को दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान भूषण सम्मान 2,50,000 रुपये विजय चितौरी प्रयागराज को। पत्रकारिता भूषण सम्मान 2,50,000 रुपये बलबीर पुंज नोएडा को। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान 2,50,000 रुपये डॉक्टर नलिनी बलबीर सिंह फ्रांस को। और बाल साहित्य सारथी सम्मान 2,50,000 फरीद चंद शुक्ला और दिनेश पाठक शशि मथुरा को मिला है। और मधुली में साहित्य सम्मान 2,50,000 डॉक्टर विक्रम सिंह आगरा को मिला है। विधि भूषण सम्मान 2,50,000 रुपये सुधावस्थी प्रयागराज को मिला है। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान 2,50,000 रुपये अश्विन कुमार दुबे मध्य प्रदेश को मिला है। और हिंदी विदेश प्रसार सम्मान 2,50,000 रुपये कल्पना लाल जी को मिला है। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान 1 लाख रुपये योगेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ व डॉक्टर प्रत्युष दुबे गोरखपुर को मिला है। प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतों का गठन एवं 7 नगर निकायों का सीमा विस्तार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है और 7 नगर निकायों का विस्तार यहाँ पर किया गया है। तो 17 सितंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ की बैठक में 7 नगर पंचायतों के सीमा विस्तार तथा 6 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा संत कबीरनगर की धर्म सिंघवा, बहराइच में रुपैडिया, देवरिया की संत कबीरनगर की धर्म सिंघवा, बहराइच में रुपैडिया, देवरिया की मदनपुर, भलवानी नगर पंचायत, फर्रुखाबाद में खिमसेरपुर और रायबरेली की शिवगढ़ नगर पंचायत के गठन से संबंधी अंतिम अधिसूचना 17 सितंबर 2022 को जारी की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल वर्तमान में 762 नगर पंचायतें हो गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है डेटा, 762 नगर पंचायतें हमारे जो है प्रदेश में हो गई हैं। इससे पूर्व राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 नई नगर पंचायतें बनाने के साथ ही अलीगढ़ नगर निगम, 1 नगर पालिका परिषद व 6 नगर पंचायतों का विस्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 की हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए शहरी दायरा बढ़ा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कुशीनगर की मथौली, देवरिया की हेतिमपुर और अयोध्या की मां कामाख्या और फर्रुखाबाद की सग्गिसा को नई नगर पंचायत बनाया गया है। ठीक है, साथ ही अलीगढ़ नगर निगम सीमा में 16 और गाँवों को शामिल किया गया है। वहीं देवरिया नगर पालिका परिषद में 23 और गाँवों को शामिल किया गया है। 6 नगर पंचायतों में बांदा की विष्णुड़ा, बाराबंकी की रामनगर, शाहजहांपुर की अल्लाहगंज, कुशीनगर की रामकोला का सीमा विस्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी की धौरहरा और फर्रुखाबाद की काम्बिल का सीमा विस्तार किया गया है। नेक्स्ट है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6 सितंबर 2022 को योगी कैबिनेट मिशन में विभिन्न परिस्थिति के लिए कीट एवं विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडार के लिए कीट एवं रोग नियंत्रण योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना में सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ 57,75,000 रुपये खर्च करेगी। किसानों को रासायनिक एवं जैविक कीट रसायन रक्षा इकाई से अनुदान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वही फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50% अनुदान देने का प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक, तो कृषि मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक फसलों में खरपतवार को रोक तथा कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट एवं रोग नियंत्रण योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत विभिन्न कार्य मदों में 3417.90 लाख रुपए खर्च होंगे। पर्यावरण संरक्षण व विषय रहित खाद्यान्न उत्पादन के लिए बायो पेस्टिसाइड तथा बायो एजेंट 75% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। एजुकेशन टाउनशिप का अर्थ है एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण सरलता से उपलब्ध होना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव पर अपना मुहर लगा दी है। यह टाउनशिप सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट यानी कोरे कागज की तरह आइए और कई हुनर लेकर जाइए के विचार पर आधारित है। एजुकेशन टाउनशिप सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा। इस एजुकेशन टाउनशिप में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालय इसमें अपना कैंपस खोल सकेंगे। अटल आवासीय विश्वविद्यालय जैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी होंगे। स्नातक व परास्नातक की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना होगी। मैनेजमेंट, तकनीक, विधि व मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई व रिसर्च आदि होंगे। टाउनशिप में प्रतियोगी छात्रों के लिए भी सुविधाएं होंगी और यहाँ कोचिंग संस्थान भी चलाए जाएंगे। देश में पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक सिंगापुर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी की। देश में 13 ओपन डे सफारी हैं लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। तो यानी देश में हमारे 13 ओपन डे सफारी हैं बट लेकिन एक भी नाइट सफारी यहाँ पर नहीं है। इस बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर की विश्व में स्थित पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं के अंतर्गत नाइट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कैनोपी वॉक, कैंपिंग गतिविधि, माउंटेन बाइक ट्रैक, दीवार पर्वतारोही, ट्री टॉप रेस्टोरेंट, नेचर ट्रेल और फूड कोर्ट आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नाइट सफारी में भव्य प्रवेश द्वार, व्याख्या केंद्र, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की योजना है। वन्य जीवों को बाड़े में न रखकर उन्हें खुले आकाश में केटल ग्रिड में रखा जाएगा। यह एक ओपन एयर निशाचर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में ही खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए बंद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। दिन में पर्यटकों के लिए आधुनिक थीम पार्क बनाया जाएगा। प्राणी उद्यान और नाइट सफारी की स्थापना में मौजूदा वनस्पति और जीवों को प्रभावित न करते हुए अधिक से अधिक ऐसे खुले क्षेत्र जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है उनका भी प्रयोग किया जाएगा। कुकरेल वन क्षेत्र जहाँ जहाँ बाहरी क्षेत्र और मार्ग से जुड़ा है वहाँ 4 लेन के मार्गों का निर्माण किया जाएगा जिससे वहाँ आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। यूपी परिवार कल्याण कार्ड, परिवार आईडी योजना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपने निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना को हाल ही में लॉन्च करने की अनुमति दी है। इसके अनुरूप यूपी सरकार ने यूपी कल्याण कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार एक परिवार इकाई की और उसके सदस्यों की पहचान करेगा और एक परिवार आईडी कार्ड जारी करेगा जिसके आधार पर सरकारी योजनाओं और अन्य लाभों को परिवार के सदस्यों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यूपी सरकार ने हरियाणा और कर्नाटक की राज्य सरकारों से भी इस विषय में परामर्श किया है जिन्होंने क्रमशः परिवार पहचान पत्र और कुटुंबा कार्ड के बैनर तले इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं। यूपी परिवार पहचान योजना के कार्यान्वयन में शामिल अवसरों और चुनौतियों को समझने के लिए सरकार ने प्रयागराज में एक पायलट परियोजना भी शुरू की है। पायलट परियोजना में जिले के भीतर के परिवारों की पहचान उनके राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर ही की गई और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उसी के अनुसार मानचित्रण किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 प्रस्तावित, 7 निर्माणाधीन तथा 6 पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 यहाँ पर प्रस्तावित हैं, 7 जो कि निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है और 6 पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 6 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए हैं। इससे हरिद्वार और वाराणसी भी गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के द्वितीय चरण में मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव है। इस एक्सप्रेसवे से शाहजहांपुर बरेली होते हुए रामपुर रुद्रपुर उत्तराखंड सीमा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह से चित्रकूट धाम को प्रयागराज होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाता है तो पश्चिमी उत्तर व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से आने वाला ट्रैफिक सुगम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से और विंध्य एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से मिर्जापुर की भी योजना तैयार की गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूपी में पहले ही 6 एक्सप्रेसवे हैं जिन पर सुचारू रूप से ट्रैफिक संचालित हो रहा है, वही 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। अब 6 नए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से यूपी में कुल 19 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे और यूपी देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर 19 एक्सप्रेसवे यहाँ पर यूपी में टोटल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण रूप से जो संचालित एक्सप्रेसवे हैं उनको देख लेते हैं 6 कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 एक्सप्रेसवे। कुल संचालित एक्सप्रेसवे हैं 1225 किलोमीटर के। और एक्सप्रेसवे देख लेते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे
63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। कुल निर्माणाधीन जो एक्सप्रेसवे हैं 1974 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश के ई अभियोजन पोर्टल से मामलों को निपटाने में शीर्ष पर। तो उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में देश में शीर्ष पर है। अगस्त 2022 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 2.31 मिलियन, बिहार 8,59,000 के साथ, गुजरात 4,87,000 के साथ और छत्तीसगढ़ 3,83,000 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। लगभग 4,70,000 प्रविष्टियों के साथ इस पोर्टल पर ऑनलाइन मामलों के निपटान में यूपी भी शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश 1,70,000 प्रविष्टियां, गुजरात 1,25,000 प्रविष्टियां हैं। 2 साल पहले राज्यों द्वारा शुरू किया गया पोर्टल जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमा तेजी लाने तथा अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह, IT और कानून मंत्रालय की एक पहल है। प्रणाली के तहत अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि गवाहों के अदालत में उनकी अनुपस्थिति के दिन के बारे में SMS के माध्यम से सूचित किया जाए, संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं तक पहुंचे और मामलों के त्वरित निपटान में मदद करें। भरतौल उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां पर हर घर RO पानी की आपूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट हो यहाँ पर खबर। तो RO पानी की जो आपूर्ति हर घर होगी वो भरतौल उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिथरी चैनपुर ब्लॉक में, तो ये कौन सा ब्लॉक है? बिथरी चैनपुर, जो कि बरेली में पड़ता है। इसमें स्थित भरतौल गांव जो है हाल ही में प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां के प्रत्येक घर में RO पानी की आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर केंद्र सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण और 12-12 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार जैसे पुरस्कार जीतने के बाद भरतौल गांव को ग्राम निधि के साथ 20 RO वाटर प्यूरिफायर से लैस किया जा रहा है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईट राइट सर्टिफिकेट है, जो कि फतेहपुर जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है। तो यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहपुर सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में 5 स्टार रेटिंग दी है। FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट प्रमाणन दिया है। प्रमाण पत्र 18 अगस्त 2024 को अब तक वैध है। फतेहगढ़ जिला के जेल अखिलेश कुमार के अनुसार जेल में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। हर दिन कैदियों को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। दालों में अरहर, मसूर, चना और उड़द बारी बारी से कैदियों को परोसी जाती है। नाश्ते के लिए 2 दिन चना, 2 दिन पाव रोटी और 3 दिन दलिया परोसा जाता है। उनके अनुसार खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों की जगह रोटी बनाने की मशीन, आटा गूंथने की मशीन और सब्जी काटने की मशीनों के साथ जेल में खाना पकाने में भी बदलाव आया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला, तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम के ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा गया है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीवर कनेक्शन के कार्य की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग निचले इलाकों में किया जा रहा है। 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए से 240 घरों का वैक्यूम सीवर नेटवर्क बनाया गया है। सभी कच्छ भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित सेंसर से लैस हैं जो कच्छ के क्षेत्र और समस्या इंगित करने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य, तो उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस 1 मई 2022 पर देश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को सुगम जीवन की बड़ी सौगात देते हुए लोक भवन ने पेंशनरों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। PM योगी ने 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए 1220 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन भी हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेंशन पाने वालों का पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में सम्मान होना चाहिए। नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त से 3 माह पहले पेंशन के पेपर मिल जाएंगे। ई पेंशन पोर्टल पर 6 माह पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। काला नमक चावल, इसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, को सिद्धार्थनगर जिले के समग्र विकास के लिए एक मिशन मोड योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा डेटा सेंटर
पहले टावर योटा D1 का लोकार्पण किया। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है। इसमें इंटरनेट पीयरिंग एक्सचेंज और वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों से सीधे फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो इसे वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद उपयोगी बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अत्याधुनिक योटा D1 डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा इस डेटा सेंटर को 5,000 करोड़ रुपए की लागत में निर्मित किया गया है और इस डेटा सेंटर का निर्माण 2021 की शुरुआत में हीरानंदानी समूह की मुंबई स्थित सहायक कंपनी योटा द्वारा शुरू किया गया। यह नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क है और 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह विशेष डेटा सेंटर 4 विभिन्न मार्गों से सभी प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों को सीधे फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हीरानंदानी ग्रुप द्वारा निर्मित 20 एकड़ में फैले इस डेटा सेंटर पार्क में कुल 6 डेटा सेंटर होंगे और 7 मंजिला योटा D1 इस कड़ी का पहला भाग है। यहाँ से पब्लिक क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी समेत कई अन्य सेवाएं भी मिलेंगी। इस डेटा सेंटर में आगामी 5 वर्षों में कुल 6 टावरों का निर्माण होगा, जिसमें लगभग 39,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश तथ्यसार, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। और इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो करंट से खबर जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वीडियो एग्जाम में, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपका इसमें कुछ बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया RP सिंह को। नेक्स्ट है, भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिसके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है? तो रानी रामपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की? तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? तो सेरीकल्चर मेले का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर को। तो निर्यात केंद्र की अगर बात करते हैं तो 3 शहरों को निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा यहाँ पर की गई है, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर। नेक्स्ट है, 1988 बैच के वह IAS अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है, तो वह RK विश्वकर्मा। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये यहाँ पर लखनऊ को दी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसी G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, प्रदेश का वह निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भांकरी अलीगढ़ निजी औद्योगिक पार्क। ठीक है, 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो वो कन्नौज में करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये आगरा में आयोजित किया गया बाजरा महोत्सव। नेक्स्ट है, बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री लोकार्पण मार्च 2023 में कहाँ पर किया गया? तो मैंने बताया था हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीधे सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये आजमगढ़ में किया गया। ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये आजमगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? तो ये वाराणसी में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह कहाँ मनाया गया? तो वाराणसी में मनाया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये वाराणसी में लिया गया है। एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। नेक्स्ट है, प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा सेक्टर 28 में यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये गोरखपुर में की गई है। नेक्स्ट आज देख लेते हैं यहाँ पर, हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये चित्रकूट में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? तो उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है इस ग्लोबल समिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। नेक्स्ट है, 17 से 18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो ये बनारस में किया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया है? तो ये
अमलतास मार्ग को यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 आयोजित किया गया, तो ये बस्ती में किया गया। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम थी तो इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट और एम्प्लॉयमेंट, निवेश एंड रोजगार। ठीक है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वाकेथान दौड़ का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लखनऊ, आगरा, नोएडा और बनारस। तो लखनऊ, आगरा, नोएडा और बनारस, ये 4 शहर हो जाते हैं। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है, तो ये गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तिलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तिलिया शुक्ला कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 दिवसीय आयोग का गठन किया, तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस चोग सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं, तो ये वाराणसी में लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौते किए हैं, तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में के लिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी, तो वह सानिया मिर्जा हैं। नेक्स्ट है 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अयोध्या में किया गया। प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2000 के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा लिए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव हुआ है, तो 7,12,288 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह बद्रीनारायण हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए और अनीफ अस्फाक उर्दू उपन्यास एबाब सरफ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया, तो आईआईटी कानपुर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास है, तो राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की है, तो सीतापुर व हरदोई। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में किसी उत्तर प्रदेश के वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, तो सबीना यादव नोएडा की। नेक्स्ट है लंपी वायरस 1.8 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, तो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो लखनऊ में किया गया है। 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकयान आयोजित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, तो आगरा में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है, तो यदि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को। नेक्स्ट हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट को। नेक्स्ट 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले लखनऊ कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो 7,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये नोएडा में लिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, तो मथुरा वृंदावन को। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये प्रयागराज जंक्शन को दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है, तो MNIT प्रयागराज के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल क्षेत्र के अवशेष मिले हैं, तो चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेडशिप की चोटी साइकिल से फतेह करने वाली पर्वतारोही बनी, तो यह उमा सिंह। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबाबाद पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, तो यह लखनऊ में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, तो योटा D1 के नाम से। उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव आयोजित किया गया, तो बनारस में किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो लखनऊ में किया गया। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन
रिडक्शन मशीन का कहाँ पर शुभारंभ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। 15 से 17 अक्टूबर 2022 के डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण की ओर से कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश की स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो MNIT प्रयागराज। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया? तो हस्तिनापुर सेंचुरी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की पहले लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया? तो वाराणसी से। उत्तर प्रदेश गंगा विलास जिसका नाम यहाँ पर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जल जीवन मिशन में योगी सरकारों के प्रयास से उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान देश में नल कनेक्शन देने के मामले 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है? तो ये सहारनपुर रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस स्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किए गए? तो BHU वाराणसी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य केंद्र प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो इजराइल में किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट आपका यहाँ पर पेज है। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो मथुरा में किया गया है। दिसंबर 2022 में PM-श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया है? तो 1780 स्कूलों को चुना गया है। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो 33,770 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो ये है MNIT प्रयागराज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रियंका शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8465 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनकर उभरा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 दिसंबर को 6 और नए नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में अब कितने नगर निकाय हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 762। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? तो यह व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। नेक्स्ट है 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की, तो वह कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ में की है। नेक्स्ट अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो लखनऊ ने जीती। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर से 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो खुर्शीद अहमद का नाम शामिल है इसमें। इस देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार ज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अयोध्या को लिया है। नेक्स्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 8.3% रही, वहीं उत्तर प्रदेश में इस अवधि में यह दर रही 3.9%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में RO पानी की सुविधा है, तो वह भरतौल गांव है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार की रेटिंग दी? तो ये फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद। नेक्स्ट बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया? तो सभी को पता है ये कहां पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो नाबार्ड के सहयोग से। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो मगहर में किया है। नेक्स्ट मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा? तो प्रथम रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? तो टाटा प्रोजेक्ट को ठेका दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये मथुरा में लिया गया है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया था, असीम अरोड़ा को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। देखिए 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया था? आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 12वें स्थान पर यहाँ पर रहा, 6 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक, 19 कांस्य पदक कुल सहित कुल जो है 42 पदक। देखो उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया। दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता? तो पल्लवी सिंह ने कानपुर की जो है इन्होंने जीता है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे से 7 पर काम जारी है, जबकि 6 संचालित हैं। मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र सिंह चौहान को। 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वाराणसी। नेक्स्ट 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो दस्तक अभियान की शुरुआत की है। मार्च 2022 में किस लोक गायक को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो सधना कस्बे में, सलवा और कैली गांव में। नेक्स्ट हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो जल संरक्षण में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की? तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, तो रामपुर में किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जितना भी आपका करंट अफेयर्स बनता था, जो आपका वीडियो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया है। दोस्तों बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ। आप किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा कंप्लीट वीडियो उस टॉपिक को लेकर आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।